क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बजट के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है क्योंकि 30% टैक्स डिडक्ट हो रहा है, बट ये सच नहीं है। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज द रियल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया आफ्टर द बजट 2022 and is cryptocurrency legal in India? So hi, this is Kriti Shastri and I'll be telling you what is the status of cryptocurrency currently in our country. बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, इथीरियम, डोजे कॉइन, ये इतने सारे कॉइन्स हैं और इन पे काफी ज्यादा चर्चा रही है। वन ऑफ द रीजन बीइंग सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों ने ट्रेड किया है क्रिप्टो करेंसी में। सो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 43 बिलियन ट्रेड बीइंग डन थ्रू वजीरेक्स। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी का जो स्टेटस है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बजट में क्या कहा गया अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। Bitcoin, Ethereum, non-fungible tokens will never be a legal tender. This is what Finance Minister has said. This is what has been reiterated after the budget. So Finance Secretary TV Somnathan also mentioned it that it will never be regarded as a legal tender. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ इट हम एक डिजिटल रुपी लाएंगे जो एक लीगल टेंडर का काम करेगा। और ये डिजिटल रुपी जो है ये आरबीआई बैक्ड होगा, यानी कि सारी की सारी इसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस की ज्यादा जरूरत नहीं, काफी ज्यादा सेफ मोड रहेगा बिकॉज आरबीआई इज बैकिंग इट। दिस डिजिटल करेंसी विल कम इन प्लेस इन 2022 और 2023। सो लेट्स कीप एन आई ऑन इट कि कब ये डिजिटल करेंसी इंडिया में लॉन्च हो रही है। इस तरह से बहुत सारे देशों में डिजिटल करेंसी लॉन्च हो चुकी है। राइट नाउ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि बाकी देशों में क्या हो रहा है। नाइजीरिया में रिसेंटली डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई थी कॉल्ड ई नायरा एंड इट इज अ डिजिटल करेंसी विच इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, इसलिए हम बोलते हैं सीबीडीसी। हम इंडिया में भी यही लाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीडीसी विच इज अ डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज आरबीआई। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और वो जो आरबीआई लेके आएगा ये डिजिटल करेंसी जो है इसे हम लीगल टेंडर मानेंगे। तो अब इतनी सारी बातें लीगल टेंडर के बाद होने के बारे में, अब समझते हैं लीगल टेंडर होता क्या है और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने लीगल टेंडर को फर्स्ट which is the first country to make a legal tender. Now, El Salvador has become the first country in the whole world to make Bitcoin as a legal tender on 9th June 2021. नाउ इसके वजह से बहुत सारी चेंजेस आते हैं। अब इस इम्प्लीकेशंस को समझते हैं कि एक बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बना देने के बाद उसके क्या इम्प्लीकेशंस होती है इकोनॉमी में। अगर आप किसी चीज को लीगल टेंडर बनाते हो, तो अगर आप किसी को बिटकॉइन में पेमेंट कर रहे हो तो जो सेकंड पर्सन है उसे वो बिटकॉइन में ही पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर किसी चीज का लीगल टेंडर हो जाता है, इफ बिटकॉइन इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया एंड वन पर्सन इज पेइंग एंड द अदर विल हैव टू रिसीव इट इन बिटकॉइंस ओनली। तो लीगल टेंडर बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये हो जाता है कि अगर एक पर्सन या एक पार्टी पेमेंट करना चाह रही है बिटकॉइन में, अदर पर्सन विल हैव टू रिसीव, उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, उसे वो पेमेंट बिटकॉइन में ही एक्सेप्ट करना होगा। तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट है बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बनाने में। सेकेंडली, बिटकॉइन और क्रिप्टोज बहुत ही हाईली वॉलेटाइल चीजें हैं, एक दिन के वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सपोज आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रहे हो, लाइक इफ यू वांट टू हैव एन आइसक्रीम एंड इफ बिटकॉइन इज मेड अ लीगल टेंडर, सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बिटकॉइन का जो उस समय का रेट है, क्योंकि वो हर घंटे चेंज हो रहा है, तो आप किस रेट में पेमेंट करोगे। तो क्या वो हर घंटे में बिटकॉइन का रेट चेंज करेंगे। सो इफ वी मेक बिटकॉइन अ लीगल टेंडर, these are the practical difficulties that will come and arise. Hence, in India, it is very clear through Finance Secretary as well as through the Minister of Finance that Bitcoin, cryptocurrency, Ethereum, NFTs, इनको हम legal tender कभी नहीं मनाएंगे। इस पे हम लॉ जरूर लेके आ सकते हैं, पर इसे हम लीगल टेंडर फिर भी नहीं बनाएंगे। आज का ही आप अगर रेट देख लोगे तो 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू दिस मेनी लाख रुपीज, राइट।
सो सबसे ज्यादा लास्ट ईयर अगर हम देखें तो लगभग 24 से 25 लाख एक बिटकॉइन की कॉस्ट थी, और इस बार 32 लाख के ऊपर जा रही है। सो दिस इज व्हाट हाउ वेरिएशन इन बिटकॉइंस कम इन अ ईयर, और हर घंटे भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं इस पे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे हम आज देखेंगे कि क्या वो लीगल है। हमने समझ लिया कि वो लीगल नहीं है, लीगल टेंडर है। इंडिया में बिल्कुल भी लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा क्रिप्टोज को, बिटकॉइंस को, इथीरियम्स को, एनएफटीज को। इज देयर एनी रेगुलेटर इन इंडिया? एज ऑफ नाउ इंडिया में कोई रेगुलेटर नहीं है बिटकॉइन का, एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट कि आगे जाके हम किसे रेगुलेटर बनाएंगे। बट क्रिप्टो करेंसीज का अभी तक कोई रेगुलेटर नहीं है। जो नया एक्ट आएगा रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी में भी उसमें डिफाइंड हो कि कौन रेगुलेटर होगा। इज देयर एनी एक्ट और लॉ? 2019 में एक एक्ट आने वाला था बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और 2022 में और 21 में हम एक एक्ट लाने वाले हैं, पर हमने उसके नॉमेनक्लेचर में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं। अब देखते हैं फाइनेंस बिल में क्रिप्टो करेंसी वर्ड इटसेल्फ यूज नहीं किया गया है। तो 2022 का जो फाइनेंस बिल है इसमें हमने एक वर्ड यूज किया है जिसको कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। ना वर्चुअल डिजिटल एसेट को उन्होंने डिफाइन किया है कि किसी भी प्रकार का कोड, टोकन, नंबर, नॉट बीइंग एन इंडियन करेंसी और अ फॉरेन करेंसी, generated through a digital representation of the same. So that is what a virtual digital asset means according to the finance bill. हमने यहाँ पे कहीं भी क्रिप्टो को डिफाइन नहीं किया, हमने सबको एक ही जगह डिफाइन किया एज virtual digital asset. Any financial transaction can be made through it and can be transferred, stored, or traded electronically. This is what virtual digital asset means in today's time. So this is what has been defined in finance bill. Is crypto, Bitcoin, Ethereum taxable in India? इसकी taxability 30% अभी फाइनेंस बिल आने के बाद ये कहा गया है कि इट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%, यानी कि आप जितना भी प्रॉफिट बनाएंगे उसका 30% आपको आपसे सरकार ले लेगी। सो दिस इज व्हाट, एंड ये एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है 115 BBH, तो 30%। दूसरी बात ये कहेगी कि किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशंस नहीं दिया जाएगा। अगर आप बिटकॉइन या इथीरियम या इन सब में ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे हम पहले पीपीएफ में अपना पैसा डालते थे तो हमें एग्जेम्पशंस मिलता था, आप बिटकॉइन, इथीरियम, एनएफटीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट में कुछ भी करें, आपको कोई भी प्रकार का एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। सो दिस इज वन थिंग, यानी कि अगर कोई एक्टर है, अपना जो इमेज है उसका अगर एनएफटी बनाते हैं या एक सिग्नेचर का एनएफटी बनाते हैं और उसे सेल करते हैं, तो उनको उसका कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। प्लस गवर्नमेंट ने एक और चीज ऐड की है कि उनको पता चले कि कहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए उन्होंने 1% TDS काटने की भी बात की है, सो दैट दे कैन रिकॉर्ड वेयर द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग मेड। तो 1% TDS भी कटेगा आपका एट एवरी ट्रांजैक्शन थ्रू दिस थिंग। और ये जो पर्टिकुलर 30% वाला टैक्सेशन रिजीम है, ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा यूनिवर्सली थ्रू आउट इंडिया। सो दिस इज व्हाट बिटकॉइंस, इथीरियम, एनएफटीज। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको जानना है इनके बारे में। कोई रेगुलेटर है अभी तक? बिल्कुल नहीं है कोई भी रेगुलेटर अभी तक। हाँ, कोई लॉ आएगा तो उसमें एक रेगुलेटर की बात की जाएगी शायद। अभी तक कोई लॉ आया है इस पे? पहले के टाइम पे 2018 में आरबीआई के सर्कुलर्स आए थे इस बारे में, और आरबीआई सर्कुलर्स ने ये कहा था कि हम इसको लीगल टेंडर नहीं मानते हैं। RBI on 6th April 2018 said prohibiting all entities regulated by the RBI rendering services in connection to virtual currencies, किसी भी प्रकार के इन वर्चुअल करेंसीज में वो इसे लीगल टेंडर नहीं मानते हैं। इस सर्कुलर के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसमें कहा गया था इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस आरबीआई, जिसमें ये जो सर्कुलर है इसको चैलेंज किया गया था, और चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सर्कुलर गलत है, ऐसा सर्कुलर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आरबीआई ने एक और सर्कुलर इशू किया जस्ट आफ्टर द जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन 31st में, wherein it stated that in the light of Supreme Court's decision, जो सर्कुलर उन्होंने 2018 में इशू किया था वो अब वैलिड नहीं है।
एक और बात, एससी गर्ग कमिटी जो है वो चाहती थी कि वर्चुअल करेंसीज इंडिया में बैन हो जाए। इसलिए 2019 में जो हमारा अ, हमने जो एक्ट लाने की कोशिश की थी, उसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा था: बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019। पर जब हम 2021 में इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बिल को ला रहे हैं, इसके नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है, विच इज the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021। तो ये थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहले हम बैन करने की कोशिश कर रहे थे, अब हम उसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज को हम, और एथीरियम्स और इन सारी चीजों को हम एक लीगल टेंडर इंडिया में कभी नहीं मानेंगे। आई सेड दो तीन इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा इसके खराब होंगे। पहला कि एक बहुत ही हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, और दूसरा, आप कैलकुलेशन निकालना बहुत मुश्किल है कि एक सामान अगर आपको खरीदना है तो उसका बिटकॉइन में अगर आप हर घंटे का वेरिएशन देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। दीज वर द टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए। और इसके बाद भी अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में, इस बिल के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So this is Kriti Shastri. Thank you so much for the session, and let me know whatever topic regarding this virtual digital asset you want to know. Thank you so much.